Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रशियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रशिया के फार्मर एग्रीकल्चर्स के अंदर इन्वॉल्व थे और इतना प्रोडक्शंस कर लेते थे कि जो न सिर्फ रशिया के नीड्स को फुलफ़िल कर रहे थे बल्कि वो उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रशिया के अंदर वर्कशॉप के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर काम कर रहे थे और इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर का एक्सप्लॉयटेशंस किया जा रहा था। और इस तरह अगर उसकी समरी को देखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि उन दिनों रशियन लेबर की जो कंडीशंस थी काफ़ी माइजरेबल थी, काफ़ी दयनीय थी। और इस दयनीय होने के बावजूद, माइजरेबल होने के बावजूद वो जीने के लिए उन्हें काम करना था, इसलिए मजबूरी में वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन यही मजबूरी रशिया के अंदर सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को, समाजवाद की विचारधारा को फलने फूलने का मौका दिया। इससे आगे आज हम लोग देखेंगे रशियन सोसाइटी कि रशिया के अंदर किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की समाज थे, जिसने इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह सोशल कंडीशंस भी, यानी सोसाइटी भी, समाज भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के फ्लोरिश होने में हेल्पफुल हुआ। रशियन सोसाइटी के अंदर जो मज़दूर थे, लेबर थे, वो डिवाइड थे, वो कई लेवल पे डिवाइड थे। पहला, बहुत सारे ऐसे मज़दूर थे जो गांवों से माइग्रेंट कर चुके थे, यानी गांवों से जा चुके थे। और जाने वाले मज़दूरों की भी दो कैटेगरी थी। एक ऐसी कैटेगरी थी जिनका लिंक अभी भी गांव से, यानी जहाँ से वो काम करने के लिए शहर के अंदर गए हैं, वहाँ से उनका लिंक, उनका जो है संपर्क बना हुआ था। जैसे मान लीजिए कि मैं पटना में रहता हूँ और मेरा गांव हायाघाट बिलासपुर दरभंगा ज़िला में पड़ता है, तो मैं यहाँ काम करने के बावजूद जो है अपने घर से जो है जुड़ा हुआ रहता है। जब भी मौका मिलता है मैं घर जाता हूँ। तो ठीक उसी तरह जो है रशिया के अंदर भी जो मज़दूर ऐसे ही गाँव से शहर में काम करने आते थे, तो उनका जो कनेक्शन है वो अपने गांव, अपने विलेज, अपने नेटिव प्लेस से बना हुआ होता था। और दूसरा कैटेगरी वो था जो फाइनली गांव को छोड़ के उससे अपना नाता रिश्ता तोड़कर जो है शहर के अंदर ही सेटल हो गया था। वही जो है वो अपना मकान बना लिया, वहीं अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर ली, वही जो है वो सेटल हो गया। लेकिन जो ये माइग्रेंट लेबर थे, इनके अंदर जो डिवाइड था, इनके अंदर जो बंटवारा था, वो स्किल के बेस पर था। यानी किसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, किसके अंदर काम करने की क्षमता कितनी है, कितना जो है उसके अंदर हुनर है, उस बात को लेकर जो है लेबर का डिवाइड हुआ था, उसका बंटवारा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, पीटर्सबर्ग के में, और हम लोगों ने पढ़ा कि मॉस्को, पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास इंडस्ट्रीज़ थे। तो पीटर्सबर्ग के एक आदमी, एक लेबर्स जो मेटल वर्क में इन्वॉल्व था, यानी धातु के काम में जो है लिप्त था, उस काम में लगा हुआ था। उसका ये मानना था कि जो मेटल वर्कर हैं, जो धातु का काम करते हैं, वो एरिस्टोक्रेट हैं। यानी जो वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, उनके बीच मेटल वर्कर कंसिडर्ड एज ए एरिस्टोक्रेट अमॉन्ग देम, यानी उनके बीच जो है वो एक क्या कहते हैं, अभिजात की तरह एक अच्छे वर्कर्स के तौर पर गिने जाते थे।
जैसे आप एरिस्टोक्रेट को नोबेल्टी से मत मिला लीजिएगा। यहाँ पर एरिस्टोक्रेट का कहना, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अभिजात वर्ग, नोबेल्टी कुलीन वर्ग, जो बड़े लोग होते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट वर्ड यूज़ करने का सेंस है कि जो मेटल वर्कर्स थे वो भी अपने आप को सारे मजदूरों के बीच सबसे अच्छा मानते थे। उसकी वजह यह थी कि जो मजदूर थे ये मेटल का वर्क में जो लगे हुए थे, तो मेटल वर्क में जो है ज़्यादा ट्रेनिंग की, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये अपने आप को सबसे अच्छा, अपने आप को एरिस्टोक्रेट माना करते थे। तो इस तरह से वो स्किल के बेस पर जो है वो लेबर का डिवाइड था, उसके दक्षता के ऊपर जो है उनके अंदर बंटवारा था। दूसरी बात ये थी कि जेंडर के ऊपर भी जो है वहाँ श्रमिकों का बंटवारा था, लेबर्स का बंटवारा था। अगर 1914 का डाटा देखें रशिया के अंदर, तो जितने वर्कर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे उनका 31%, 31% वर्कर्स फीमेल थे। यानी उन दिनों 1914 ईस्वी में रशिया के फैक्ट्री के अंदर 31%, 31% लेडीज़ वर्कर काम किया करते थे। लेकिन इन लेडीज़ वर्कर के साथ, लेडीज़ लेबर्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन क्या किया जाता था? इनको लो वेजेस दिया जाता था, कम मजदूरी दिया जाता था। अगर मेल से कंपेयर करें तो हाफ या कहीं कहीं जो है थर्ड, 3/4 यानी थर्ड क्वार्टर्स जो है इसको सैलरी दिया जाता था। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो पहले की मेंटलिटी थी, पैटार्ची मेंटलिटी थी, पुरुष प्रधान क्या कहते हैं उनकी सोच थी, और उन लोगों का ये मानना था कि जो मैन के अंदर, जो मर्द के अंदर, पुरुष के अंदर काम करने की क्षमता होती है, वो उतनी क्षमता जो है महिलाओं के अंदर नहीं होती है। इसलिए महिलाओं का वेजेस और पुरुष का वेजेस, मेल का की मजदूरी और फीमेल की मजदूरी जो है वो एक नहीं हो सकती है। यही वजह है, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और अब तो मैक्सिमम लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा था। इस वजह से मेल के कंपेयर में फीमेल को कम वेजेस दिए जाते थे। इसके अलावा जो लेबर्स थे वो कुछ ट्रबल्ड टाइम, मुश्किल समय के लिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के वक्त के लिए, या इकोनॉमिक हार्डशिप यानी आर्थिक संकट के वक्त के लिए अपना एसोसिएशंस बनाए हुए होते थे, अपना क्या कहते हैं संगठन बनाए हुए होते थे, और मुश्किल के वक्त में वो एक दूसरे की उस एसोसिएशंस के ज़रिए, उस फंड के ज़रिए जो है उसकी हेल्प किया करते थे। तो ये एसोसिएशंस जो है एक दूसरे का जो है क्या कहते हैं वो हेल्प करते थे। इन तमाम बंटवारों के बावजूद, डिवाइड के बावजूद, मतभेद के बावजूद, मुश्किल वक्त में ये लोग एक दूसरे के काम आते थे। खास करके जब किसी मजदूर को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था, या फिर उनकी कोई ऐसी डिमांड्स होती थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो आपस के भेद को, जैसा हमने बताया ना कि मेटल्स वर्कर जो है अपने आप को सुपीरियर मानते थे और दूसरे वर्कर्स को अपने से कम मानते थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता था तो ये सब आपस में मिलकर जो है वो स्ट्राइक करते थे। स्ट्राइक किसके अगेंस्ट? फैक्ट्री मालिक के अगेंस्ट में। जो फैक्ट्रीज़ के ऑनर होते थे, इंडस्ट्रीज़ के ऑनर होते थे, उनके अगेंस्ट में ये वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर दिया करते थे। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि 9th क्लास है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, लेकिन कभी ए सेक्शन और बी सेक्शन में पटा नहीं, हमेशा जो है अनबन
रहा, कुछ डिफरेंसेस बने रहे। लेकिन जब मान लिया कि कोई स्कूल का स्पोर्ट्स कंपटीशंस होता है, मान लो कि फुटबॉल मैच ही हुआ, तो 9th क्लास और 10th क्लास में हुआ, तो इस टाइम में क्या है कि वो जो डिफरेंस ए सेक्शन और बी सेक्शंस का था, इस वक्त में ये दोनों सेक्शन वाले आपस में भुला देते थे और ये कोशिश करते थे कि कैसे इस मैच में जो है 10th क्लास वाले को हरा दें। तो यही चीज़ जो है रशिया के अंदर हो रहा था कि जो मजदूर थे वो बांटे हुए ज़रूर थे, डिवाइड थे, लेकिन जब ऐसी मुश्किल घड़ी आती थी, उनकी कोई डिमांड्स होती थी, किसी वर्कर्स को जो है यूं ही फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था, तो ऐसे मुश्किल घड़ी में वो फैक्ट्री ऑनर के अगेंस्ट में साथ स्ट्राइक किया करते थे। ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक हो चुके थे। जैसे वहाँ रशिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर 1896 और 97 में स्ट्राइक हुआ था। मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर 1902 में स्ट्राइक हुआ था। तो ऐसे डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर हड़ताल होती ही रहती थी। ये लोग एसोसिएशंस बनाए हुए होते थे और इसके ज़रिए अपने डिमांड्स पूरा करवाने के लिए स्ट्राइक करते थे। तो ये तो बात हुई शहर के अंदर रहने वाले मजदूरों की। अब हम लोग शहर से गांव की ओर चलते हैं कि कंट्री साइड यानी गांव के अंदर की सोसाइटी कैसी थी। तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि लेबर्स आपस में बटे हुए हैं, ठीक उसी तरह गांव के अंदर किसान भी आपस में बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे? तो एक्चुअली जो कल्टीवेटेड था लैंड था, ज़्यादातर कल्टीवेशन पीजांट्स किया करते थे, लेकिन जो ज़मीन था वो मैक्सिमम किसकी थी? तो क्राउन की थी, यानी राजा की थी, वहाँ के नोबेल्टीज़ की थी और ऑर्थोडॉक्स चर्च की थी। तो इस तरह जो पैसे वाले थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी ज़्यादा ज़मीन थी और किसानों के पास जो है किसान ज़्यादा कल्टीवेशंस करते थे, लेकिन ज़मीन उनके पास ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद किसानों के अंदर भी वो डिवाइड हम लोगों को देखने को मिलता है। अब कहिए कि वो डिवाइड कैसे नज़र आता है? तो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था कि किसी के पास बहुत ज़मीन थी और किसी के पास कम ज़मीन थी। तो किसानों के अंदर भी ऐसा था, हर किसान के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। किसी किसी किसान के पास ज़मीन होती थी, किसी पीजांट्स के पास अपनी ज़मीन होती थी, लेकिन मोस्टली पीजांट्स जो है दूसरों के फील्ड में जो है एज ए लेबर वर्क किया करते थे, एज ए मज़दूर जो है वो काम किया करते थे। तो जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी तो वो अपने आप को अलग समझते थे, और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो अपने आप को अलग समझा करते थे। तो इस तरह से फार्मर्स के अंदर भी क्या कहते हैं, डिवाइड बना हुआ था, जिस तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोगों को लेबर्स के अंदर देखने को मिलता है। जो रशिया के फार्मर्स थे उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो रिलीजियस बहुत थे, धार्मिक बहुत थे, और वो एक्सेप्शन, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जो वहाँ के नोबेल्टी क्लास थे, लैंडलॉर्ड्स थे यानी नवाब थे, उनकी वो कद्र नहीं किया करते थे, उनकी वो इज्जत नहीं किया करते थे। नोबेल्टी की जो पॉपुलैरिटी थी, जो एक्सेप्टेंस था, जो पावर था, वो इस बात के ऊपर डिपेंड था कि वो राजा यानी किंग के प्रति उनका फेथ कितना है, और ये सारी चीज़ किंग के तरफ से उन्हें मिली हुई थी। वहाँ के फार्मर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। और ये कंडीशंस जो है जस्ट फ्रांस के रिवर्स था, यानी फ्रांस का उल्टा था। आप देखते हैं फ्रांस के अंदर आपने देखा कि किस तरह से ब्रितानी में जो फार्मर्स थे उसने न सिर्फ नोबेल्टी को बचाने की कोशिश की,
बल्कि उस नोबेलिटी के लिए फाइट भी किया। उस अभिजात वर्ग को न सिर्फ बचाने की कोशिश किया बल्कि उसके लिए लड़ी भी। साथ ही साथ आपने बहुत सारे इंसिडेंट को देखा, बहुत सारे नामों को सुना, जैसे एबेसियस, मेराबो, नुमेये, इस सब को सुना कि किस तरह ये नोबेलिटी क्लास के थे, लेकिन वो थर्ड स्टेट यानी जो जर्नल्स पीपल थे उनके काउज के लिए लड़ते थे। और यही वजह थी कि जो फ्रांस के अंदर नोबेलिटी क्लास और पीजांट्स के बीच एक कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो मोनार्की खत्म होने के बाद भी बना रहा। लेकिन ये कंडीशंस जो है रूस के अंदर रिवर्स था, यानी उल्टा था। रूस के अंदर जो पीजांट्स से थे अपने नोबेलिटी का बिल्कुल जो है कदर नहीं किया करते थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो नोबेलिटी हैं उनसे ज़मीन छीनकर इन फार्मरों को, यानी जिनके जो ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको जो है के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो अब फिर जो है यहाँ पे एक कनेक्शन देखिए कि किस तरह सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फ्लोरिश होने के लिए इस सोसाइटी के अंदर भी कैसे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ किसान जो है नोबेलिटी और क्राउन यानी राजा मिले हुए हैं और वो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हैं। और जब सोशलिज्म की ये थ्योरी कहती है कि एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में खड़े हुए इक्वलिटी यानी बराबरी को अपनाओ और जो प्रॉफिट आए सब आपस में बांटो, तो जब ये एक्सप्लॉयटेड लोगों के बीच ऐसा मैसेज पहुंचा तो जाहिर सी बात है ये उसके ओर अट्रैक्ट होंगे। तो चाहे मजदूर हो चाहे फार्मर्स हो, इसी वजह से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बीच अट्रैक्ट हुए। इन सब के बावजूद जो है एक और बात थी, वो ये बात थी कि जो एक रशिया के अंदर पीजांट थे वो यूरोप के पीजांट से बिल्कुल डिफरेंट थे। बिल्कुल डिफरेंट इस मायने में थे कि 1861 में जार अलेक्जेंडर सेकेंड ने नोबेलिटी से ज़मीन लेकर पंचायत को दे दिया था, कम्यून को दे दिया था, मीर को दे दिया था। और अब जो है इन पंचायत का काम था कि हर साल इस कम्यून का काम था कि हर साल जो उस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने शुरू में भी पढ़ा कि किस तरह से रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हमारे बीच रखा कि सब लोग काम करें और जिसकी जितनी ज़रूरत है, जितनी वर्क एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से उसको मजदूरी दे दी जाए। तो ये चीज़ हम लोगों को रशिया के अंदर पहले से ही देखने को मिल रही है कि ये कम्यून के ज़रिए ज़मीन हर साल एवरी ईयर वहाँ के किसानों को उसके ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती थी और वो किसान उस पर फसल उगाते थे, और जब फसल ख़त्म हो जाती थी तो वो लैंड दोबारा कम्यून को रिटर्न आ जाती थी और फिर अगले साल दोबारा किसानों की ज़रूरत के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इस तरह से ये एक ऐसा सिस्टम था कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस के अंदर सोसाइटी था, चाहे लेबर्स हो या फार्मर्स हो, वो ऐसे सांचे में, ऐसे फ्रेम में पहले से ही ढले हुए थे जिनके बीच जो है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप करने में दिक्कत नहीं हुई। और यूँ कहे कि उनकी कंडीशंस ऐसी थी कि वो लोग सोशलिज्म की आइडियोलॉजी की ओर अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं सके। इस तरह से जो रशियन इकोनॉमिक कंडीशंस थी और सोशल कंडीशंस थी, उसने रशिया के अंदर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया। थैंक यू।